हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है हमारा मैथ्स का चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। वेक्टर अलजेब्रा को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट करना, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और कुछ अच्छे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। इस चैप्टर में जो सबसे पहले टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन एंगल, ये सब चीज़ के बारे में। ठीक है ना। उस टॉपिक को हम लोग वेक्टर चैप्टर में ही कंप्लीट कर लिए, तो उस चीज़ को हम फिर से रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, बताइए किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए 11th क्लास में पढ़े होंगे किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए। कोई भी लाइन हो तो उसका इक्वेशन लिखने के लिए एक चाहिए होता है उसका स्लोप, और एक क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है x1 कॉमा y1। ठीक है ना। स्लोप चाहिए होता है कि कितना एंगल बना करके। स्लोप क्यों चाहिए होता है, क्योंकि किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो वो लाइन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अगर हम सिर्फ बोल दें एक लाइन बताओ जो इस पॉइंट से पास होता हो, तो वो यूनिक होगा क्या? उस पॉइंट से तो बहुत सारा लाइन गुजर सकता है। यूनिक कब कर दें, एक चीज़ और कंडीशन लगा दो ना कि वो एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा है, तब तो यूनिक हो जाएगा। हाँ, अगर बोलेंगे 30 बना रहा है, 45 बना रहा है, इतना 90 बना रहा है, तो इतना हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, है ना। तो स्लोप जरूरी होता है और एक पॉइंट जरूरी होता है। तो टू डायमेंशन भी पढ़ चुके थे हम लोग। बताओ तो इक्वेशन क्या लिखते थे इसका, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो क्या लिखते थे, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है। ये इक्वेशन 11th क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं। और स्लोप कैसे निकलता है, अगर एंगल दिया हुआ है तब तो tan थीटा, अगर एंगल नहीं दिया, दो पॉइंट दिया हुआ है तो y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 से। इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े हुए थे। अभी हम लोग को बात करना है स्पेस में, बात करना है कोई लाइन है तो। ठीक है ना। देखो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोई एक वेक्टर इधर दिया हुआ है, वेक्टर a, ठीक है, और इसी के पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर बना ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर a। लैम्डा क्या है, कोई स्केलर है, हाफ लिख देंगे तो हाफ हो गया, 2 लिख देंगे तो 2a वेक्टर हो गया। समझ में आया? ठीक है। जैसे ये मान लो इसी के पैरेलल अगर हम एक और वेक्टर बना ले इतना, तो क्या बोलेंगे, 2 टाइम्स है किसका, वेक्टर a का, डबल अगर कर देंगे तो। ठीक है ना, पढ़ चुके हैं पैरेलल वेक्टर ये सब। ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से पास हो, तो क्या एक गिवन पॉइंट से पास हो, स्पेस में कोई पॉइंट फिक्स कर लो, बोल दो इस पॉइंट से पास हो रहा, तो इस पॉइंट से तो बहुत सारा लाइन पास हो सकता है ना। यूनिक हुआ क्या? नहीं। लेकिन एक और कंडीशन लगा दें कि इस पॉइंट से पास हो, साथ ही साथ उधर कोई लाइन है, कोई वेक्टर उसके पैरेलल हो, तब वो लाइन कैसा जाएगा, ऐसे ही जाएगा, है ना। तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे एक्सिस बना ले रहे हम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन रहा, समझ गए। कोई भी एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है हम लोग। ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। और ये लाइन जो है ना, क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, कोई एक पॉइंट है उससे पास हो रहा है। ठीक है, कोई एक पॉइंट है उससे पास हो रहा है, तो गिवन पॉइंट को हम लोग लिखते हैं ए से। अब गिवन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको लिखते हैं x1 कॉमा y1 कॉमा z1 से। समझ में आया? गिवन पॉइंट ले लिए। अगर स्पेस में तुम कोई भी एक पॉइंट लिए, मान लो यही लाइन इधर से जा रहा था और यहाँ पे पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट हो तो ओरिजिन से उसका क्या बनेगा, एक पोजीशन वेक्टर बनेगा। तो इसका हम लोग पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे। अच्छा ये तो हो गया। देखो यहाँ पे एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, एक गिवन पॉइंट है, ठीक है ना, और क्या हो, और साथ ही साथ ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, कोई एक दूसरा वेक्टर बी का। ये लाइन तो एक ही अगर पॉइंट बोलते तब तो लाइन ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, है ना। इधर कोई एक दूसरा है लाइन, इधर है कोई, इसका नाम है वेक्टर बी, उसके पैरेलल था ये। समझ में आया? ये वेक्टर बी, ठीक है, उसके पैरेलल है। समझ में आया ना? तब तो लाइन यही बनेगा ना। ठीक है, अगर दूसरा लाइन होता तब लाइन कैसा बनता, ऐसा बनता। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख लिए, एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा और ये लाइन जो है किसी दूसरे के पैरेलल हो, किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो, तो यही लाइन बनेगा। ठीक है।
तो वेक्टर बी जो है ये गिवन वेक्टर है, वेक्टर बी जो है सो गिवन वेक्टर, तो वेक्टर बी जो होगा उसको हम लोग लिखते हैं ए आई कैप, गिवन वेक्टर जो होगा ए आई कैप, क्योंकि हम वेक्टर में बता चुके हैं वेक्टर का जो कोएफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो देता है, ठीक है। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इससे लिखते हैं वेक्टर बी को, ठीक है। ये देखो तो ये खुद एक पॉइंट है, तो खुद कोई भी एक पॉइंट हो स्पेस में तो उसका एक पोजीशन वेक्टर बनता है। ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन से अगर हम इसको जोड़ दें ऐसे, तो इसका पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए से। किससे लिखते हैं? वेक्टर ए से। तो बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? वेक्टर ए क्या लिखेंगे? वेक्टर ए इज इक्वल टू कोएफिशिएंट क्या है? x1 y1 z1 है ना, तो क्या बनेगा 0 x1 माइनस 0, क्योंकि ओरिजिन से है, फाइनल माइनस इनिशियल, x1 माइनस 0 आई कैप, तो x1 आई कैप ही बचेगा, तो क्या लिखेंगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ये हो गया गिवन वेक्टर और ये गिवन पॉइंट था, तो गिवन वेक्टर तो दिया रहेगा और गिवन पॉइंट से हम लोग क्या बना लिए? उसका पोजीशन वेक्टर बना लिए, ठीक है। अब अपने से कोई भी एक रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लो यहाँ ले रहे हैं, तो कोई भी रैंडम पॉइंट को P से लिखते हैं और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? रैंडम पॉइंट ले रहे हैं तो रैंडम पॉइंट में क्या होगा? वेरिएबल क्या लिखेंगे? x, y और z, क्योंकि x का वैल्यू नहीं पता, y का भी नहीं पता, z। गिवन पॉइंट रहता है तो क्या लिखते हैं? x1 y1, और रैंडम पॉइंट है तो सिंपली x y लिखते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिए तो इसको इधर लिख ले रहे हैं वेक्टर ए, ठीक है। कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक रैंडम पॉइंट ले लोगे तो पॉइंट P से लिख रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे बताओ? x, y, z। तो अगर वो रैंडम पॉइंट है तो उसका भी तो पोजीशन वेक्टर बनेगा, ठीक है। और उसका पोजीशन वेक्टर किससे लिखते हैं? x, y, z का पोजीशन वेक्टर किससे लिखते हैं? r से। बताया था ना पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर r को किससे लिखोगे? वेक्टर r को लिखेंगे हम लोग x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। सबसे पहले देखो क्या चीज़ चाहिए? एक गिवन पॉइंट चाहिए, तो गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए से लिखेंगे। मान लो गिवन पॉइंट दिया होता 2, 3, 4, तो क्या बनता है वेक्टर ए? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। वो गिवन वेक्टर होता तो दिया रहेगा सवाल में गिवन वेक्टर, तो उसको तो छोड़ दो, बस याद रखो उसको लिखते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को किसका इक्वेशन लिखना है? इस लाइन का इक्वेशन ना, ये लाइन का इक्वेशन है। ये लाइन क्या है? एपी बोल सकते हैं, ठीक है, एपी वेक्टर बोल सकते हैं अगर उस डायरेक्शन में देखेंगे तो, ठीक है। तो देखो तो यहाँ से डायग्राम में देखना अच्छा से, एपी जो वेक्टर है, एपी वेक्टर जो है ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है? वेक्टर बी के पैरेलल है। तो कोई भी वेक्टर किसी के पैरेलल होता है, ये वाला वेक्टर उसके पैरेलल था तो बोल दिया लैम्डा टाइम्स ए है। तो एपी वेक्टर को क्या लिखेंगे? लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी लिख दें, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ठीक है, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। अब देखो तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से, अगर ये हम बात करें ऐसा ले रहे हैं, ये देखो तो यहाँ ट्रायंगल लो फॉलो होगा क्या? एक वेक्टर दूसरा वेक्टर सेम ऑर्डर में, और ये वाला जो है किसमें है? अपोजिट ऑर्डर में। तो जो अपोजिट ऑर्डर में होता है वो क्या देता है? रिजल्टेंट। पढ़े थे ना ट्रायंगल लॉ में, ये पढ़ चुके हैं ना ट्रायंगल लॉ में हम लोग। इधर कोई वेक्टर है, इधर कोई वेक्टर है, सेम ऑर्डर में लिया गया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये क्या मिलता है बताओ? रिजल्टेंट को लिखते हैं ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से, ठीक है। तो यहाँ देखो तो ये और ये सेम ऑर्डर में, तो ये क्या होगा? अपोजिट ऑर्डर में जो वही क्या होता है? रिजल्टेंट। तो बताओ तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस ए पी, वेक्टर ए पी बोल दें, ठीक है। और ए पी की जगह क्या लिखेंगे? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस ए पी की जगह क्या लिखेंगे? लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो यही इक्वेशन है एक गिवन लाइन का, ये कर देना है बस। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, मतलब जो गिवन पॉइंट था उसको यहाँ लिख देना है वेक्टर फॉर्म में, और जो गिवन वेक्टर था उसको यहाँ लिख देना है लैम्डा लिख के, ठीक है। इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। ये रहा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब देखो एक होता है कार्टेशियन इक्वेशन, इसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्यों? क्योंकि सिंपली एक्स वाई जेड के टर्म में, वेक्टर फॉर्म में नहीं ना, वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है उसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। देखो वेक्टर आर की जगह ये बैठा,
वेक्टर ए की जगह वो वैल्यू बैठा देंगे, वेक्टर बी की जगह वो वैल्यू बैठाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या आएगा नाउ, देखो वेक्टर आर, तो वेक्टर आर की जगह क्या बैठा है, वेक्टर आर की जगह देखो तो ध्यान से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी देखो क्या है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है। इधर आई जे के एक साथ रखो, इधर आई जे के, इधर तो और कुछ किया नहीं जा सकता, तो इधर देखो तो अगर इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस लैम्डा ए, आई कैप आएगा ना यहाँ पे, तो दोनों कॉमन लेके आई कैप ऐसे लिख दें, देखो एक्स वन आई कैप प्लस लैम्डा ए आई कैप बन जाएगा ना, एक्स वन आई कैप प्लस लैम्डा ए आई कैप, ठीक है, एक साथ कर देना। फिर बताओ सीधे यहाँ पे वाई वन प्लस लैम्डा बी जे कैप होगा प्लस जेड वन प्लस लैम्डा सी के कैप आएगा। इधर क्या बताओ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है ना ये, ठीक है। देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, अब इक्वेट करो कोफिशिएंट को आई कैप का इसके साथ, तो क्या होगा बताओ x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस लैम्डा ए होगा, यहाँ बताओ y इज इक्वल टू वाई वन प्लस लैम्डा बी होगा, यहाँ बताओ z इज इक्वल टू जेड वन प्लस लैम्डा सी होगा। फिर यहाँ देखो तो यहाँ लिख दें x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा ए, यहाँ बताओ क्या आएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा बी, ये जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्डा सी। देखो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू क्या आया लैम्डा, यहाँ पे बताओ y माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू क्या आया लैम्डा, फिर यहाँ पे क्या है z माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू क्या आया लैम्डा। देखो तो सबका राइट साइड क्या है इक्वल, तो इसका मतलब सबका लेफ्ट साइड को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं इक्वल, तो लिखेंगे क्या सो x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। लिख लो यहाँ तक। देखो यहाँ पे क्या लिखना होता है कार्टेशियन इक्वेशन में, क्या लिखना होता है ये तो हो गया x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन बाई ए बी सी, ठीक है। देखो क्या लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है x के बाद माइनस किस पॉइंट से पास हो रहा है, अगर 2 3 4 से पास हो रहा है तो क्या लिखेंगे x माइनस टू वाई माइनस थ्री जेड माइनस फोर, और जो गिवन लाइन था ना गिवन लाइन उसका यहाँ पे ए बी सी का जो वैल्यू है ना वो यहाँ बैठा देना है, तो हो जाएगा किस फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में। समझ में आया, सवाल करोगे तो और क्लियर होगा, लिख लो पहले इतना, ठीक है। अब चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। क्वेश्चन लिखो एग्जांपल 6 एनसीईआरटी का, ठीक है ना। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस of the line through the points of the line through the points, given point दे रखा है, ठीक है। given point जो है तो given point को किससे लिखते हैं a से ना, तो given point जो है वो है 5, 2, -4, 5, 2, -4, ठीक है। and which is parallel to the vector, पैरेलल टू द वेक्टर, तो वो गिवन वेक्टर को किससे लिखते हैं बी से ना, खुद से समझना होगा, गिवन वेक्टर को वेक्टर बी से लिखते हैं। क्या दिया वेक्टर बी 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप, समझ गया, ठीक है। तो गिवन पॉइंट भी दे रखा है और गिवन वेक्टर भी दे रखा है, दोनों इक्वेशन बताना है, वेक्टर इक्वेशन भी और कार्टेशियन इक्वेशन।
तो सबसे पहले बताओ वेक्टर इक्वेशन कैसे बनाएंगे। जो भी गिवन पॉइंट है उसका क्या बनता है, पोजीशन वेक्टर बनता है ना। उसको किससे लिखते हैं, देखो वेक्टर ए से लिखते हैं। देखो ध्यान से जो भी गिवन पॉइंट है उसको किससे लिखना है, वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करना। तो बताओ गिवन पॉइंट को अगर हम वेक्टर ए से लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, 5i कैप होगा प्लस 2j कैप होगा माइनस 4k कैप हो जाएगा। 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। वेक्टर इक्वेशन बताओ, वेक्टर इक्वेशन क्या होता है लाइन का, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मेट पता है क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो लिखो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए का वैल्यू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। यही हो गया। अब बताओ इससे इजी चैप्टर क्या होगा, हो गया आंसर। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन हो गया ना। वेक्टर इक्वेशन में क्या लिखना है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर ए क्या होता है, जो गिवन पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर बी क्या है, गिवन लाइन बोलो या गिवन वेक्टर बोलो। ठीक है, अब कौन सा इक्वेशन लिखना है, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कार्टेशियन इक्वेशन बताओ किस फॉर्म में होता है, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। x माइनस x1 क्या है, x1 y1 z1 क्या है, गिवन पॉइंट है ना। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे बताओ, गिवन पॉइंट क्या है 5 बाई ए बी सी क्या है, गिवन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है ना। गिवन वेक्टर ए बी सी क्या है, इसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे ना, है ना। तो देखो यहाँ पे ए क्या है बताओ, गिवन वेक्टर 3 इज इक्वल टू वाई माइनस y1 2 बाई में क्या बी का वैल्यू बताओ 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 तो प्लस 4 हो जाएगा ना, बाई में सी का वैल्यू बताओ माइनस 8। हो गया आंसर। समझ गए ना। यहाँ ए बी सी जो लिखेंगे वो क्या होगा, गिवन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज। कार्टेशियन इक्वेशन दे रखा है और वेक्टर इक्वेशन पूछा जा रहा है। तो कार्टेशियन इक्वेशन जो दिया इससे हम बता सकते हैं ना, डिनोमिनेटर में जो होता है वो क्या होता है, गिवन वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है, मतलब ए बी सी होता है, और यहाँ पे जो होता है वो गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होता है। तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ तो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पहले देखो ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 5/4 इज इक्वल टू z प्लस 6/2। ठीक है देखो बीच में स्टैंडर्ड फॉर्म लोग जान रहे माइनस होता है ना, तो x माइनस 3 लिख दें बाई 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 5/4 इज इक्वल टू z माइनस 6/2। ये लिख दें, समझ गए। अब देखो इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग इट विथ द स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। बताओ यहाँ से x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वही -3। फिर बताओ y1 का वैल्यू क्या आएगा, y1 का वैल्यू 5, सिर्फ 5 माइनस है ना, माइनस तो है माइनस के साथ। ठीक है 5, इसको भी रंग देते हैं, बेरंग लग रहा था। x1 इज इक्वल टू -3 y1 z1, ये z1 का वैल्यू बताओ -6। ठीक है, फिर बताओ यहाँ से ए बी सी का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना 2, बी का वैल्यू कितना 4, सी का वैल्यू 2। समझ गए यहाँ से। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे जो गिवन पॉइंट है उसे क्या बनता है, वेक्टर ए, और जो ये बना ए बी सी है उसे क्या बनता है, वेक्टर बी।
ठीक है, तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर ए क्या होगा, -3 i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप। और वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी क्या होगा, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। होगा ये, ठीक है। अब लिख दो वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन में जान रहे हैं क्या लिखना है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। तो वेक्टर a बताओ, -3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b क्या है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। समझ में आया, हो गया। बताओ ये चीज़ करना जरूरी था क्या, नहीं, ऑब्जेक्टिव रहता तो इतना करते क्या, रिटन एग्जाम में तो थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि हाँ तुमको आता है, समझ में आया ना। नहीं तो ऐसा ही तो तुम तो ऐसे ही बना देते। बताओ यहाँ पे क्या होता, इसको देख के नहीं बता सकते थे क्या, वेक्टर भी क्या होता, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। हो गया, यहाँ लैम्डा लगा देना था सजा के, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ बताओ तो क्या होता, -3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप। इसका जरूरत है क्या, समझ गए, लिख लो, बस फॉर्मेलिटी दिखा दो कि थोड़ा सा ज्ञान है तुम्हारे अंदर। फॉर्मेलिटी का ही नंबर है, ठीक है, जल्दी से लिखो। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो दो लाइन के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते थे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट का हेल्प लेते थे, डॉट प्रोडक्ट। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। इसी से ना फाइंड करते थे एंगल। थोड़ा और इसको और ऐसा लिखते थे तो बहुत लेंदी हो जाता था, याद है ना, ठीक है, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड इसका भी मैग्नीट्यूड अंडर रूट में लेते। यहाँ से बताओ तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या होगा, कम स्पेस में तुम सॉल्व करते, डॉट प्रोडक्ट ऊपर कर दो, दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे लिख दो। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना जो पहले सॉल्व करवाए थे, ठीक है ना। देखना एंगल के लिए हम बहुत लेंदी फॉर्मूला कर दिए थे, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो अगर दो लाइन के बीच का एंगल जानना चाहते तो बताओ, लाइन का जो इक्वेशन होता है ये होता है वेक्टर फॉर्म में। तो बताओ, तो पहला लाइन अगर लाइन 1 बोल दें तो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। और अगर लाइन 2 बोल दें तो दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर a प्लस, देखो अगर पहला लाइन है तो वो तो किसी दूसरे पॉइंट से गुजर रहा होगा और किसी दूसरे के पैरेलल होगा। तो a1 बोल दें और b1 बोल दें, इसको a2 बोल दें और ये म्यू लिख दे रहे, हो सकता है कोई नया नंबर होगा, म्यू टाइम्स वेक्टर b2। तो बताओ यहाँ पे दोनों लाइन का जो डायरेक्शन है वो किससे पता चलता है, क्योंकि दो लाइन के बीच का एंगल जानना मतलब पॉइंट नहीं जानना, दोनों का डायरेक्शन जानना, तब ना पता चलेगा किस डायरेक्शन में जाके कितना एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो बताओ दोनों के लिए डायरेक्शन किससे पता चलेगा, b1 और b2 से ना। तो बताओ दोनों के बीच का एंगल जानना चाहते हैं तो क्या करोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्शन ये है ना ये, तो इन्हीं दोनों को वेक्टर मान लो, b1 डॉट b2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग दो वेक्टर के बीच का, दो लाइन के बीच का एंगल बताएंगे, ठीक है। लिखो फॉर्मूला, क्वेश्चन कर लिख रहे हैं हम, ठीक है। नहीं वो आर ही लिखेंगे, हाँ ठीक। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन the pair of lines given by, find the angle between the pair of lines given by vector r is equal to 3i cap plus 2j cap minus 4k cap plus lambda times I cap plus 2j cap plus 2k cap। एंड सेकेंड लाइन जो है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू टाइम्स
3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, ये दो वेक्टर, दो लाइन का इक्वेशन दे रखा है वेक्टर फॉर्म में। फर्स्ट है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सेकेंड इक्वेशन इज 5i कैप माइनस 2j कैप, इसमें k कैप नहीं है तो अपने से बोल सकते हैं 0k कैप। ठीक है, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस जो दे रखे हैं उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो बताओ एंगल फाइंड करने के लिए क्या जरूरत है, बताओ वेक्टर ए का होना जरूरी है क्या? हमको मतलब किससे है, वेक्टर बी से ना। तो बताओ क्या होगा, पहला लाइन से बता दो वेक्टर b1 क्या बताओगे, ये ना होगा b1। ठीक है, तो क्या बताओ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर b2 बताओ क्या है, हाँ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। समझ में आया? अब क्या कर देंगे इसके लिए, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट वेक्टर b2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। सॉल्व करो तो b1 वेक्टर का वैल्यू बताओ, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट b2 वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप बाई में इनका मैग्नीट्यूड देखें तो b का मैग्नीट्यूड बताओ, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करके बताओ क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट करो, इसका इसके साथ करेंगे तो 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 6 2 जा 12। ठीक है, बाई में ये बताओ कितना आ रहा, अंडर रूट में 4 4 8 और 1 9 आया या नहीं? ठीक है ये बताओ कितना आया, ऐड करके बताओ 49 आ रहा, 36 40 और यहाँ 49। ठीक है, अंडर रूट फाइंड कर लो, ये बताओ कितना हो जाएगा, 12 4 16 3 19 बटा ये हो जाएगा 3 और वो हो जाएगा 7 7 3 कितना 21 होगा ना। तो ये तो cos थीटा का वैल्यू हुआ ना, cos थीटा का वैल्यू, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ लिख दे रहे हैं, थीटा जो हो जाएगा वो cos इनवर्स 19/21। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। अभी जो क्वेश्चन किए हैं वो भी तो एंगल ही फाइंड करना था लेकिन जो लाइन दिया हुआ था किस फॉर्म में दिया हुआ था, वेक्टर फॉर्म में ना। तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था तो साफ दिख रहा था b1 वेक्टर कौन होगा, b2 वेक्टर। इसमें बताओ तो b1 वेक्टर कौन होगा, b1 किससे बनेगा, बनेगा ना 3i कैप प्लस 10j कैप प्लस 4k कैप, और b2 किससे बनेगा 1i कैप 1j कैप माइनस 2k कैप, और हो जाएगा सवाल गलत। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी देखना है न्यूमरेटर में देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ऊपर में क्या बताए थे, कोएफिशिएंट हमेशा x से क्या होना चाहिए 1, यहाँ है, यहाँ है क्या, वहाँ है क्या, हाँ है ना, जेड के आगे 1 है ना, यहाँ भी है, वहाँ जेड के आगे देखो क्या होना चाहिए, उसको पहले होना चाहिए था ना, है क्या नहीं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद जो नीचे होता है ना वो होता है क्या, बी वेक्टर होता है, कोएफिशिएंट जो होगा वही ना डायरेक्शन रेशियो होगा गिवन वेक्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, देखो क्या होगा, क्या ये बताओ x प्लस 3 बाई में, अच्छा इसको लिखेंगे क्या होगा बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते तो x माइनस 3 लिखेंगे बाई में क्या 3। इसमें बताओ तो यहाँ 1 बनाना चाहते तो क्या लेना होगा, 2 कॉमन ले लो, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, y माइनस 1 बाई में क्या 10। ठीक है, फिर इक्वल टू यहाँ पे बताओ z माइनस 3 बाई क्या 4 होगा। तो इसमें तो ये कट जाएगा, मान लो नहीं कटता 7 होता तब तो ये नीचे आ जाता, क्या होता 7/2 हो जाता, इसको नीचे भेज देना है फिर, समझ में है ना। तो बताओ ये क्या होगा, एक लाइन और लिख दें, कट जाएगा ना ये 5 से, तो हो गया क्या x माइनस
माइनस 3/3 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 में क्या 5 इज इक्वल टू जेड माइनस 3 में क्या 4। तो ये हो गया ए बी सी। तो बताओ गिवन वेक्टर B1 वेक्टर बता सकते हैं ना पहला लाइन का, ठीक है, ये ना होता है बी। तो क्या होगा बताओ 3i प्लस 5j प्लस 4k बन गया। चलो दूसरा लाइन देखो, दूसरा लाइन क्या है x प्लस 1, यहाँ देख रहे हैं सेकेंड लाइन के लिए, x माइनस 1/1 बोल दो इसको इक्वल टू y माइनस 4/1 है इक्वल टू, यहाँ देखो तो क्या है, उसको पहले लिखना है, तो उसको पहले लिखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस जेड प्लस 5। एक काम करो ना, माइनस भी तो कॉमन लेना होगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो जेड वाला प्लस हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। और बाई में क्या है -2। हम बताएं यहाँ पे साइन भी नहीं रखना है, तो ये साइन इससे काट सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे प्लस होता तो ये साइन को हम नीचे ही भेज देते हैं, तो -2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 1/1 इक्वल टू y माइनस 4/1 इक्वल टू z माइनस 5/2। तो बताओ वेक्टर B2 क्या बोल सकते हैं यहाँ से i प्लस j प्लस 2k बोल सकते हैं ना। अब नाउ फाइंड कर लो cos थीटा जो होता है वो B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर, ठीक है। रखो वैल्यू, सॉल्व करो जल्दी, समझ गए। तो याद रखना, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो जो भी लिखते हो x y z उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, +1 नहीं है तो फिर अरेंज करो, उसके बाद फिर क्या आगे का कैलकुलेशन करना है देख लो यहाँ पे B1 वेक्टर बताओ क्या है cos थीटा इज इक्वल टू B1 वेक्टर का वैल्यू बताओ कितना है 3i प्लस 5j प्लस 4k 3i प्लस 5j प्लस 4k डॉट B2 वेक्टर बताओ i प्लस j प्लस 2k i प्लस j प्लस 2k बाई में अंडर रूट में डायरेक्ट कर दे रहे स्क्वायर, बताओ 3 का स्क्वायर 9, टाइम नहीं है डायरेक्ट कर दिया करो 16, समझ में आया। अंडर रूट में 1 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू बताओ 3 प्लस 5 प्लस 8 बाई अंडर रूट में कितना आएगा 50, 16 9 25 25 25 50, ठीक है। अंडर रूट में वो 6, समझ में आया। 50 को क्या लिख सकते हो 2 × 25 लिख सकते हैं ना, ताकि 25 कहीं बाहर आ जाए तो क्या होगा 5 3 8 8 8 16, ये 2 × 25 लिखेंगे तो 5√2 हो जाएगा और ये क्या √6 हो जाए, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। तो √2 है, √6 को क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा 16/5√2 इंटू √2 × 3 तो बोल सकते हैं इसको ना, तो क्या हो जाएगा √2 मिलके क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 16/5 × 2 × √3, तो 2 से कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। तो हो गया 8/5√3, समझ में आया। देख लेते हैं आंसर, इसको चैन नहीं है, ठीक है, √3 से रेशनलाइज किया है, ठीक है ना। तो रेशनलाइज करोगे क्या होगा √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√3 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 3, तो क्या आ जाएगा 15, हाँ 8√3/15, ये है cos थीटा का वैल्यू। तो नेक्स्ट लाइन में लिख दो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8√3/15, समझ गए। देख लो, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से और अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू।